हमारी बात पिछली 2 क्लासेस से डेटा रैंगलिंग पर चल रही थी। हमें पता है कि डेटा रैंगलिंग इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फ्रॉम रॉ टू एनालाइजेबल फॉर्म। पिछले मरतबा हमने देखा ये था कि डेटा से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी होती है, उसके लिए इस फनल का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा आ रहा है, उस पर कुछ एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद हम इवेंचुअली कोई वैल्यू उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि डेटा जो है इस वैल्यू एक्सट्रैक्शन तक पहुंचने के लिए डेटा को मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। रॉ स्टेज में होगा डेटा, जिसमें हम डेटा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होंगे, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे उसमें से कौन से हिस्से इस्तेमाल हो सकते हैं फॉर रिफाइंड एनालिसिस, फॉर बेटर एनालिसिस, फॉर एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, और किन हिस्सों को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव कि हमने कुछ एनालिसिस करना है, कुछ इन्फ्रेंस करनी है, कोई मॉडल बना के रखना है। इस तरह की चीज़ हमने कहा था रिफाइंड स्टेट में होगा हमारा डेटा उस वक्त, जब हम उस डेटा से ये इन्फ्रेंसेस कर सकते होंगे, मॉडल टाइप की चीज़ें, एस्टिमेशंस टाइप की चीज़ें, प्रेडिक्शन टाइप की चीज़ें कर सकते होंगे, एज ए फोरकास्टिंग टाइप की चीज़ें। और फिर हमने कहा था उसके बाद हमारा डेटा जो है वो प्रोडक्शन स्टेज में चला जाता है, जहाँ पर वो इस इधर से ह्यूमन की तरफ से सपोर्ट आई हुई थी, उसको इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ मॉडल्स बनाए हुए हैं। उन मॉडल्स के अगेंस्ट हमें ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स जनरेट होती जा रही हैं और रिकमेंडेशंस मौसूल होती जा रही हैं। तो ये हमने कहा था हमारी प्रोडक्शन स्टेज में चला गया डेटा। फिर हमने ये भी देखा था कि हमारे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो शायद रिफाइंड स्टेट में रहते हैं, डेटा मुसलसल आ रहा होता है और वी कीप ऑन परफॉर्मिंग एनालिसिस ऑफ द डेटा such that we can actually get something out of this data and support the decisions of higher management. आज हम देखेंगे कि ये जो डेटा रैंगलिंग है इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है और इसकी टास्क को कुछ थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये जो सारा हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी थी डेटा रैंगलिंग की, उसमें हम एक्चुअल डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एग्रीगेट। लेट्स सी व्हाट इज़ द नीड ऑफ डेटा रैंगलिंग। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये एक तरह से हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस दिए जाएंगे इन क्वेश्चंस के जवाब में कुछ। तो मिसाल के तौर पर ये 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिस्ट किए हुए हैं। हाउ कैन वी इंक्रीज द कस्टमर बेस बाय 15% ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इस तरह के सवालों का जवाब देना ही एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट का काम होता है। आपको याद होगा फेसबुक के लिए भी हमें इसी किस्म का एक सवाल था जो हमने 2 क्लासेस पहले एक केस स्टडी देखी थी फेसबुक की। Another question could be how can we gain market share by 10% in the next 3 years, or third question could be how can we increase sales by 15% in a particular region, in a particular division, maybe southern division. तो हो सकता है इनके बदले में हमारे पास कुछ इस तरह से डिसीजंस हमें करने पड़ रहे हों। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें डिसीजन करना पड़े कि हमने अगर ये एक्वायर करना ही है, इतना मार्केट शेयर गेन करना ही है, तो हो सकता है हमें कुछ कंपनीज एक्वायर करनी पड़ें, उनको हम ओन करना शुरू हो जाएं, तो उनके पास पहले से जो शेयर है वो भी हमारा हो जाएगा। मे बी देयर कुड बी अ डिसीजन लाइक दिस। तो इस तरह के डिसीजंस हमें यकीनन डेटा ही से सपोर्ट मिलनी चाहिए डिसीजंस करने की। तो अब जैसे एक और क्वेश्चन ने कहा कि सेल्स हमने 15% के करीब इंक्रीज़ करनी है या कस्टमर बेस इंक्रीज़ करनी है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये सब कुछ करने के लिए हमें किस तरह का डेटा चाहिए होगा। डेटा को देखते हैं कि मुख्तलिफ बिजनेसिस में किस किस लेवल ऑफ डिटेल पे डेटा पड़ा हुआ होता है। जो नॉर्मल लेवल ऑफ डिटेल होता है, रूटीन डेटा, वो भी पड़ा हुआ होता है हमारे पास हमेशा फॉर एनी बिजनेस। मिसाल के तौर पे मेरा अगर कार रेंटल का बिजनेस है तो डेली मैंने कितनी कार्स, यानी मैं आज इस वक्त एक किसी को मैंने कार रेंट पे की दी है, मेरे पास उसका एक ट्रांजैक्शन उसकी रिकॉर्ड हो जाएगी। मेरा सेल्स का, मेरा जो ग्रॉसरी स्टोर है तो उसकी एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है फॉर ईच कस्टमर। तो वो हर चीज़ जो है डिटेल्ड फॉर्म में
ट्रांजेक्शन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, मतलब एक में कितने प्रोडक्ट्स खरीदे वो तो एक एक करके प्रोडक्ट लिस्ट हुआ होगा। तो बड़ी फाइन ग्रैनुलैरिटी, हाई ग्रैनुलैरिटी मेरे पास मौजूद होगी रूटीन डेटा की। लेकिन क्या ये डेटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक दीज डिसीजंस? एज इट इज़ इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं? जो दूसरा हमारा टाइप ऑफ ग्रैनुलैरिटी हमें जो मिलती है डेटा की, वो हम कहेंगे कोर्स ग्रेन है या एग्रीगेशन है या समराइज्ड फॉर्म होती है डेटा की। ये डेटा हमें चाहिए होता है फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। अगर हमें डिसीजंस कोई करनी है कि हमें अगले 10 साल में क्या करना है, सॉरी अगले 3 साल में क्या करना है टू गेन द मार्केट शेयर, ताकि वो 10% तक हो जाए हमारा मार्केट शेयर, तो उसके लिए हमें ये शायद रूटीन डेटा की एज सच ज़रूरत नहीं होगी। इस रूटीन डेटा पर कुछ ना कुछ एग्रीगेशन परफॉर्म हुई होगी, कुछ समराइजेशन परफॉर्म हुई होगी, और वो डेटा हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो हमें फ़नल नज़र आए थे वहाँ पे डेटा सोर्सेज में यकीनन मुख्तलिफ़ जगहों से डेटा आ रहा होगा। हमारा जो रूटीन डेटा है वो मुख्तलिफ़ स्टोर से, मुख्तलिफ़ जगहों से आ रहा होगा, और उसके ऊपर हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके उसको रिफ़ाइन कर रहे होंगे, ताकि फिर उसके बाद हम इस लेवल पर पहुंच सकें और अपने कुछ डिसीजंस जो हैं वो ले सकें, या ड्यूरिंग एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस हम अपने कुछ डिसीजंस ले सकें। तो हमने देख लिया कि डेटा रैंगलिंग की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। डेटा रैंगलिंग की ज़रूरत महसूस हो रही है क्योंकि हमें स्ट्रेटेजिक डिसीजंस करने हैं और हम फाइन ग्रेन डेटा से वो सारा काम नहीं कर सकते। अब ये जो इस फनल में डेटा सोर्सेज वाली बात है उसको ज़रा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये जो सोर्सेज हैं ये क्या कर रही हैं। असल में इनका काम जो डेटा सोर्सेज हैं इनका काम है रूटीन डेटा रिकॉर्ड करके रखना, या जो भी ऑनगोइंग इन्फॉर्मेशन है उसको अपने पास संभाल के रखना। तो हमारा काम डेटा रैंगलिंग में जो सबसे पहला काम होगा, जो सबसे पहला टास्क होगा, वो होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम दीज डिफरेंट सोर्सेज। ये सोर्सेज फ्लैट फाइल्स भी हो सकती हैं, हमने फ्लैट फाइल में चीज़ें रखी हुई हैं, स्प्रेडशीट्स में रखी हुई हैं। मैं अपनी डेली जो रिकॉर्ड है वो स्प्रेडशीट्स में रखता हूँ, ठीक है, अपने सेल्स का रिकॉर्ड में रख लेता हूँ। मुख्तलिफ बिजनेसेस मुख्तलिफ तरीके से अपना रिकॉर्ड रखते हैं और वो उन रिकॉर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस डिसीजंस के लिए भी। रिलेशनल डेटाबेस में भी हो सकता है मैंने कुछ हिस्सा रखा हुआ हो। अगर आप देखें कभी किसी क्या कहते हैं फार्मेसी पे जाएं, तो फार्मेसी पे जाने के बाद हमें नज़र आता है कि वो साथ साथ एक मैनुअल रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं कि इस वक्त फ़लाँ ऑर्डर नंबर जा चुका है या उसके अगेंस्ट पेमेंट हो चुकी है, और साथ उनका वो ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर भी एक डेटाबेस के अंदर भी रिकॉर्ड जा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने कुछ ग्रोसरी स्टोर्स पर भी देखा है कि लोगों ने एक तरफ अपने ये सिस्टम पे रखे हुए हैं जिसमें डेटाबेस में चीज़ें सेव हो रही हैं और साथ मैनुअली भी अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन छोटे ग्रोसरी स्टोर और छोटे फार्मेसी से हट के जो चीज़ें हैं उनके उनका डेटा बाज़ का ना सिर्फ ये कि रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्म में होगा, उनके इंटरनल डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं जिसमें कुछ चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होती हैं, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, स्प्रेडशीट्स भी उन्होंने रखी हुई होती हैं। इवन सॉफ्टवेयर हाउसेस ने भी अपने प्लानिंग के लिए स्प्रेडशीट्स भी रखी हुई होती हैं साथ साथ, और साथ साथ वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्लेन टेक्स्ट में भी चीज़ें हो सकती हैं बड़ी बाज़ का हम कह सकते हैं कि प्लेन टेक्स्ट में चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फाइल पड़ी हो प्लेन टेक्स्ट वाली। वो दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपने कोई फोरम बनाया हुआ था डिस्कशन के लिए और वहाँ से टेक्स्ट आ रहा है, उसमें से आप कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, या आपके किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई रिव्यूज़ आ रहे हैं किसी फोरम पर, वहाँ से आप कोई चीज़ अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, तो वो टेक्स्ट में बिल्कुल चीज़ें पड़ी होंगी विच माइट बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। सिमिलरली कुछ डेटा जो होगा वो एक्सटर्नल भी होगा। तो वी हैव टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। एक्सटर्नल डेटा की मिसाल के तौर पे अभी जैसे मैं कह रहा था कि मैं कार रेंटल के बिज़नेस में हूँ अगर, तो हो सकता है कि मैंने देखना हो कि मैंने अब मज़ीद कितनी कार्स मुझे और चाहिए होंगी, मेरा फ्लीट कितना ग्रो करना चाहिए और मुझे कौन सी कार्स खरीदनी चाहिए। अच्छा, मुझे अगर इन महीनों में कार्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो इन महीनों में कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कार बनाने वाले हैं वो
उनका जो प्रोडक्शन साइकिल किस तरह का, कि किस महीने में वो क्या रिलीज़ कर रहे होंगे, मुझे एक नई मॉडल की कार चाहिए तो वो फ़लाँ कार किस महीने में आ रही होगी, इस तरह की इन्फॉर्मेशन शायद मैं अपने पास रखूं। और हो सकता है मैं उनका पूरा स्केड्यूल जो है वो कहीं से इस्तेमाल करके एक्वायर करके अपने पास रखा हुआ मैंने, और उसको अब मैंने इधर फॉर एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस फीड इन करना हो। तो एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा हो सकता है, या मैं एक इवन कार मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं अपने कंपेटिटर्स का डेटा अपने पास रखता हूँ खुद से रिकॉर्ड करके, या उनके डेटा कहीं ना कहीं से मैं जहाँ से पब्लिकली अवेलेबल हो सकता है वहाँ से मैं उठा के ले आता हूँ, वो भी एक्सटर्नल सोर्स है यकीनन। तो जो सबसे पहला काम एक्सट्रैक्शन का है डेटा रैंगलिंग के अंदर, उसमें मैं मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा लेकर आ रहा हूँ, और इस डेटा को अब मैंने एक्चुअली इसको फर्दर प्रोसेस करना है सच दैट इसमें से कोई मतलब निकाला जा सके। तो ट्रांसफॉर्मेशन की जो टास्क हमने पिछले बार देखी थी उसके अंदर हम एक्चुअली एक्सट्रैक्शन वाला काम करते हुए ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली एक्टिविटी कर रहे होते हैं, क्योंकि एक्सट्रैक्शन करते करते हमें देखना होगा कि अच्छा ये दो चीज़ें तो सेम हैं तो ठीक है ये डुप्लीकेट हो गई, अच्छा ये दो चीज़ें मिसमैच कर गई हैं, इनको इनका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है। तो हम जो डुप्लीकेट को रिमूव कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर रहे हैं। Once we have extracted data from various sources and we think that we are ready for transformation, we should stop. We should stop and have a sanity check on data. कि क्या इस डेटा में एवरेजेस वगैरह सेम आ रही हैं चीज़ों की, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नज़र नहीं आ रही, हमें लग रहा है कि कुछ क्वालिटी, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो ये किस वजह से है, कोई क्वालिटी इशूज तो नहीं है डेटा के अंदर, या डू आई नीड टू हैंडल सम मिसिंग वैल्यूज और नॉट, या इज़ दिस द एग्जैक्ट फॉर्म दैट आई नीड फॉर फर्दर एनालिसिस ऑफ द डेटा। तो इस तरह की चीज़ें हमें पहले करनी चाहिए, और उसके बाद हम एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हमें मूव करना चाहिए। सो डेटा कुड बी फ्रॉम अदर मेनी रिसोर्सेज, जो कि हमें देखा वो मुख्तलिफ फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो हम सैनिटी चेक करने के बाद फिर अगला काम करते हैं। अब ये जो हमें सैनिटी चेक के बाद टास्क परफॉर्म करनी है उनकी एक लिस्ट ये बनी हुई है। दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट वंस अगेन, लेकिन काफ़ी सारे टास्क यहाँ पे लिस्ट कर लिए गए। कुछ तो इनमें से वो हैं जो हम पिछली मरतबा भी हमने शायद, या तो वो जो क्लास एक्टिविटी थी या वैसे डिस्कशन के दौरान हमने देखा था कि कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ टास्क हम ड्यूरिंग डेटा रैंगलिंग परफॉर्म करते हैं, सच एज रीनेमिंग ऑफ कॉलम्स, सच एज हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़। इनका नाम तो हमने देखे हुए पहले। बाकी चीज़ें हम आप देख लेते हैं कुछ के क्या होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ ये हो सकता है कि हमारे डेटा में अगर वो प्लेन टेक्स्ट था, मुख्तलिफ जगहों से इंफॉर्मेशन आ रही थी, तो दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो गलत स्पेलिंग के साथ आ रही हो। अब हमने अगर कोई चीज़ इवेंचुअली अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करनी है, या उस प्रोडक्ट का हमें देखना है कि किस हद तक वो प्रोडक्ट हमारा सही जा रहा है, या उसकी सेल्स के बारे में हम कुछ चेक करना चाह रहे हैं, या मिसाल के तौर पे जो हमारी पीएचडी रिसर्च वाली प्रॉब्लम थी उसमें कुछ कीवर्ड्स की बेस पे हम निकालना चाह रहे थे कि कितने पेपर्स ने इस कीवर्ड को एड्रेस किया हुआ है या इस तरह के मॉडल को इस्तेमाल किया हुआ है। वहाँ पे अगर टाइपिंग मिस्टेक हो और कीवर्ड गलत स्पेल हुआ हो, तो इस तरह की चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। और मुख्तलिफ सोर्सेज से आए हुए डेटा में हम ये स्पेलिंग की करेक्शन कर रहे होंगे। दिस इज़ वन ऑफ द टास्क जो कि परफॉर्म किया जा सकता है, और ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह हमें चाहिए हो। और बाज़ करती जो करेक्शन ऑफ स्पेलिंग्स है ये कॉलम्स के नाम में भी होता है कि हमारे कॉलम का नाम इस तरह से है कि वो जो हम चाह रहे हैं वो कॉलम का नाम है नहीं है, या जो हमें लग रहा है कि बाद में इट वुड मेक सेंस वो वाला नाम नहीं है, तो हम वहाँ पर भी कॉलम को रीनेम कर सकते हैं। तो करेक्शन स्पेलिंग के साथ हम बाज़ का वो स्पेलिंग जो है वो कॉलम्स के नाम में ठीक कर रहे होते हैं, बाज़ का अपने एक्चुअल डेटा में ठीक कर रहे होते हैं। फिर इनकोडिंग डिकोडिंग डेटा, यानी कैटेगोरियल से वो जो टेक्सचुअल वैल्यू है उससे न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना, इस तरह की चीज़ें। डुप्लीकेट्स एलिमिनेट करना, अगर कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं उनको हमें वो पिछले मरतबा जो आखिरी 10 मिनट की एक्सरसाइज थी टाइटैनिक वाले डेटा सेट की, उसमें भी शायद इसकी एक एग्जांपल थी। देन हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एट्रीब्यूट नेम्स। अब ऐसा भी होता है बाज़ का कि
एक ही एट्रीब्यूट को हमने मुख्तलिफ जगहों पे स्टोर किया हुआ है और मुख्तलिफ नामों से स्टोर किया हुआ है। तो इस केस को मैनेज करना, मिसाल के तौर पर हम CNIC को NIC भी लिखा हो सकता है कहीं पे और CNIC भी लिखा हो सकता है कहीं पे अपने ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर। क्योंकि हम मल्टीपल सोर्सेज से डेटा ले रहे हैं तो देयर इज अ चांस कि देयर इज सच अ कॉन्फ्लिक्ट और उसको रिजॉल्व करना भी डेटा रैंगलिंग की टास्क में से आएगा। स्टैंडर्डाइज एंड कन्वर्ट डेटा टाइप्स एंड फॉर्मेट इन ऑर्डर टू समटाइम्स उसकी टाइप इस तरह से बदली जाती है ताकि वो प्रॉपरली प्रोसेस हो सके, और बाज़ का तो हमें स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम फर्दर प्रोसेसिंग जो है, फर्दर एनालिसिस जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। बाज़ का डेटा को मर्ज करना, स्प्लिट करना, सॉर्ट करना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर हो सकता है हमें डील करना पड़े ऐसी वैल्यूज़ को जो कि आउटलायर्स हैं, उनको डील करना भी एक डेटा रैंगलिंग टास्क में से आता है। फील्ड लेंथ हमें हो सकता है सेट करनी पड़े कि जी अब हमने मुख्तलिफ डेटा सोर्सेज से डेटा लिए, कहीं पे उस फील्ड की लेंथ 35 है, कहीं पे 45 है, कहीं पे 55 है, तो अब उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं ताकि हम हमेशा एक ही लेंथ के फील्ड को ऑब्जर्व कर रहे हों और ऐसा ना हो कि 45 वाले या 55 वाले के अंदर हमें कुछ उस डेटा सोर्स से एक्स्ट्रा वैल्यू मिल जाए जो कि बाकी जगहों पर शायद हमें ट्रंकेटेड वैल्यू मिल रही हो। और ये एक वजह भी होती है बाज़ का जो हमें कॉलम्स रीनेम करने की। हम मुख्तलिफ डेटा सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे होते हैं। एक डेटा सोर्स में फील्ड की लेंथ 10 थी, दूसरे में 5 थी, तो अब 5 वाले में तो ज़ाहिर बात है 5 के हिसाब से हमने इंफॉर्मेशन रखनी होगी। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक की बात कर रहा हूँ, करेक्टिंग द स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो वो जो फील्ड लेंथ है वो हमें उसके हिसाब से रखनी होगी, जो उसमें वैल्यू है वो उस फील्ड लेंथ के हिसाब से रखनी होगी। और इस वैल्यू को ज़ाहिर है इसकी लेंथ थोड़ी थी तो मैं बात है कुछ शॉर्ट करके लिखूंगा, चीज़ों को कम इंफॉर्मेशन लिखूंगा और कुछ शॉर्ट करके लिखूंगा एज़ कम्पेयर टू अ फील्ड जिसमें मेरी 10 मेरी लेंथ 10 थी। सिमिलरली बात करते हैं सिमेंटिक्स स्टैंडर्डाइज करने पड़ सकते हैं, लाइक सिनोनिम्स देखने हैं, होमोनिम्स देखने हैं। समटाइम्स मुझे डेटा को समराइज या एग्रीगेट करना पड़ता है, बाज़ का मिसिंग वैल्यूज़ को डील करना पड़ता है, बाज़ का डिस्क्रिटाइज करना पड़ता है डेटा को। तो ये इनमें से कुछ चीज़ों को अब हम ज़रा एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं।